जय संविधान, जय हिंद। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नॉर्मली अपनी जब डिबेट शुरू करता हूं तो जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय और गोडसे मुर्दाबाद क्यों कहता हूं। लेकिन आज मैंने शुरुआत की जय संविधान से और जय हिंद से। खैर, जय हिंद तो हम लोगों के लिए हमेशा से हम लोगों का प्रिय शब्द रहा है और भारत माता हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है। ये जय हिंद मैंने इसलिए कहा कि अनिल जय हिंद साहब, जिनका सरनेम इन्होंने जय हिंद रखा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, अनिल जी के पिता आर्मी में थे अंग्रेजों के जमाने में, और जब आजाद हिंद सेना बनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उसके बाद इनके पिताजी उसमें उन्होंने ज्वाइन किया और अपनी नौकरी को रिस्क पे रखा। और नेताजी को इतने ज्यादा पसंद थे इनके पिताजी कि उन्होंने स्पेशली जहां पे नीचे जिस ऑफिस के अंदर इनके पिताजी कार्यरत थे उसके ऊपर ही नेताजी रहते थे। इतना ज्यादा इनका अंतरंग संबंध इनके पिताजी का नेताजी से था। तो वही वातावरण अनिल जी को अपने घर में मिला, वही इनके प्रेरणा स्रोत बने, नेताजी इनके प्रेरणा स्रोत रहे, और इसीलिए इन्होंने अपने सरनेम में जय हिंद बनाया। और जब ये, जैसे मैं हमेशा संबोधन में जय संविधान कहता हूं, और मैं चाहता हूं कि लोग अब बाकी बातें न करें और जय संविधान की बात करें, वैसे अनिल जी जब भी किसी को अभिवादन करते हैं तो जय हिंद से करते हैं। इसीलिए अनिल जी की भावना का मैंने सम्मान किया और अपनी भावना का भी सम्मान किया। जय हिंद भाई अनिल जी, साहब। असल जी जी जय हिंद। हाँ, देखिए, जो आज अनिल जी मैं असल में आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को ये पता है कि आज के तारीख में सामाजिक न्याय के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिल में सबसे नजदीकी विषय था, और उनके साथ संविधान सभा में जो लोग संविधान बनाने में थे, और काफी लंबा समय लगा संविधान बनाने में, और उसको जो बनाया गया, इतना मत के बनाया गया, और विश्व का सबसे सुंदर संविधान हमारे देश का है। उसका कारण यह था कि हमारे देश की विविधता, लोगों ने सोचा, उन लोगों ने, हमारे बुद्धिमान पुरखों ने सोचा किस प्रकार से एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिससे पूरे देश के लोग जुड़े और एकजुट राष्ट्र बने। और जो उसका मूल मंत्र था संविधान का, वो था समता मूलक समाज, जिसमें भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को सारे अधिकार मिले और कुछ लोग बिल्कुल वंचित रह जाएं, जो उसके पहले हुआ करता था। ये बाबा साहब का सपना था। और ये बिल्कुल सही बात है कि मैं सवर्ण समाज से आता हूं, ब्राह्मण समाज से आता हूं, लेकिन मैंने अपने पीछे अपना प्रेरणा स्रोत अगर किसी को बनाया है तो बाबा साहब को बनाया, इसलिए कि मुझे ये लगता है कि जो एक मनुवादी व्यवस्था और सामाजिक न्याय के बीच का संघर्ष है, इसमें मनुवाद इस देश को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। और जो देश आज कमजोर अभी तक रहा है, उसका केवल कारण एक समाज का आधिपत्य और बाकी लोगों को उसका अधिकार न देना रहा है। और अनिल जी क्योंकि सामाजिक न्याय के बहुत बड़े योद्धा हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाके ये जगह जगह उसकी अलख जगा रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने राहुल गांधी जी के साथ जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया, और उसका मुख्य उद्देश्य ये था, जो अनिल जी से मेरी बात हुई इससे पता चला, कि सामाजिक न्याय की बात जो जनता तक पहुंचनी चाहिए और जो हमारे देश के लिए मजबूती के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक समाज का शोषण हो रहा है, और एक समाज जो हजारों साल से शासन करता रहा है वो शासन करता रहा है। ये दूसरी बात है कि मैं भी उसी समाज से आता हूं। तो अनिल जी ने, क्योंकि राहुल जी के साथ अगर आप लोग देखते होंगे, दर्शक श्रोता देखते होंगे, हमेशा अनिल जी की फोटो आप राहुल गांधी के बिल्कुल राइट हैंड में देखते होंगे। इसलिए ये सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, और राहुल गांधी भी आजकल उसी योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज अनिल जी से जो मेरी वार्ता होगी वो बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, और मैं ये जानना चाहूंगा अनिल जी से कि हम लोगों से गलती कहां, हम लोग जो बाबा साहब और महात्मा गांधी का और संविधान सभा के सदस्यों का सपना था उसको पूरा करने में कहां चूक गए। तो पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगा अनिल जी आपसे कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जो सपना एक ऐसे दूरदर्शी नेता का था, जो स्टेट्समैन था, जो लीडर था, वो राजनीतिज्ञ नहीं था, वो लीडर था। वो चाहता था देश मजबूत हो और सभी को एक प्रकार सम्मान मिले। अनिल जी, कहां हम लोगों से चूक हो गई कि हमारे 75 साल में हमारे जो पुरखे थे बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन इसमें सामाजिक न्याय के मामले में
हमसे चूक कहां हुई, क्यों हुई और उसमें गलती क्या हुई और इसको कैसे सुधारा जाए। हाँ अखिल जी, देखिए आपने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। जब हमारा संविधान बना तो उसमें आपने देखा कि 3 न्याय का जिक्र है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। और देश को बनाने के लिए ये तीनों न्याय बहुत जरूरी है। आर्थिक न्याय भी जरूरी है, सामाजिक न्याय भी जरूरी है, राजनीतिक न्याय भी जरूरी है। तो बाबा साहब जब उन्होंने 26 नवंबर को देश को सौंप दिया संविधान बना करके, 2 महीने बाद लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 25 नवंबर 1949 को जो उन्होंने पूर्व संध्या पे एक भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए ये संविधान लागू होगा और इससे राजनीतिक समता तो आ जाएगी, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक समता नहीं आएगी ये देश मजबूत बनेगा नहीं। और बाबा साहब एक पूरे विचारधारा को उसका प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें महात्मा फूले भी रहे हैं और संत कबीर, रैदास, बाबा नानक, ये तमाम जो पुराने हमारे महापुरुष हुए उनकी विचारधारा को वो एक उसके एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी वॉइस थे, उसकी आवाज बन करके निकले। तो उन्होंने उस हिसाब से बनाया संविधान। जैसे आपने भी जिक्र किया, हमारे देश की जो बुरी हालत है और जो सदियों गुलामी रही, वो शायद ही किसी देश की इतनी लंबी गुलामी चली हो। और हमारे देश में क्या होता था कि राजा को पकड़ के कोई विदेशी आता और उसको बाल से पकड़ के या उसको घसीटते हुए ले जा रहा बाजार के बीच में, लेकिन लोग विद्रोह नहीं करते थे क्योंकि ये देश जातियों में बटा था। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी एक जगह लिखा है कि जो होते हैं ना, जो षड्यंत्र करती है, कौन होती है वो, मंथरा शायद, तो वो ये कहती है, उसका एक मुंह से लिखा गया है कि कोई नृप बने हमें का हानि, चेरी रहे चेरी बने न रानी। यानी राजा कोई भी बन जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो नौकरानी बन के रहना है। तो शूद्रों की या जो भी अति शूद्र या अछूत, इनकी भी स्थिति थी भाई, इस देश में राजा कोई भी आकर के बन जाए, बादशाह बन जाए, हमें तो कुछ मिलना, हमें तो यही काम करना है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था थी। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी रही, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था चली, जिसको मनोवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें समाज के एक बड़े हिस्से को मतलब जन्म के आधार पे कि आपने इस जाति में जन्म ले लिया इसलिए आपको ये काम ही करना पड़ेगा जीवन में। मान लीजिए मेरा जन्म वाल्मीकि समाज में हो जाता है उस समय जब ये व्यवस्था लागू थी, तो मैं डॉक्टर थोड़ी बन सकता था, चाहे मेरे में कितना ही टैलेंट होता। तो ये संविधान ऐसा बनाया गया कि जिसमें सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, और जो लोग पीछे छूट गए, अब सदियों तक वंचना का शिकार रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल तक उनको शिक्षा नहीं लेने दी गई, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो आपको पता है तब काम क्या होता था, आप कितना ही काम कर लो उसको पेट भर भोजन मिल जाता था दलितों को या शूद्रों को। जैसे हम अपना खेत में बैल रखते हैं, बैल से दिन भर काम रहते हैं और भाई उसको जितना जो भी उसको चारा चाहिए वो खिलाया, उसको पानी पिलाया, अगले दिन फिर काम पे लगा दिया। उसको कोई सैलरी तो नहीं देता बैल को कोई, तो सैलरी मतलब पैसा हाथ में आएगा नहीं शूद्रों के या अति शूद्रों के या अछूतों के, तो उनके कोई धन दौलत संपत्ति भी नहीं बन सकती। तो इस तरह की व्यवस्था से क्या हुआ कि हमारा 80-85% जो समाज था वो कमजोर हो गया, और वो सदियों की कमजोरी है, कोई ये 4 दिन की कमजोरी नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा भाई इनको अगर आगे लाना है, तो मान लीजिए हमारा एक घर है, घर में हमारे 10 सदस्य हैं, 10 में से 9 सदस्य जो है उनको पोषण ठीक नहीं मिला, वो कमजोर हो गए। अब भाई घर में ऐसा आता नहीं भाई सबको बराबर का खाना मिलेगा और सब 10 के 10 मजबूत होंगे तो हमारा परिवार मजबूत होगा। तो जो 9 कमजोर हो गए उनके लिए क्या किया जाएगा, भाई इनको थोड़ा एक्स्ट्रा दूध दिया जाए, इनको एक्स्ट्रा थोड़ा प्रोटीन दी जाए, इनमें खून की भी कमी है, इनको आयरन सप्लीमेंट दिया जाए, ताकि ये जो इनकी पिछली कमजोरी है वो दूर हो, ये भी सक्षम बने, मुख्य धारा में आए, और फिर जब 10 मजबूत परिवार में होंगे तो परिवार बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो बाबा साहब का यही सपना था कि
जो वंचित रह गए, जो पिछली सदियों की ऐतिहासिक कारणों से जिनकी कमजोरी रही है समाज को, उनको थोड़ा विशेष अवसर दे करके, आरक्षण दे करके, थोड़ी सुविधाएं लेकर के, जैसे उनको बराबरी आने का मौका मिले। और मैं तो इसको दूसरे वे में भी लेता हूँ अखिल जी, कि मान लीजिए एक आम का बाग है, उस बाग में 100 पेड़ लगे हुए हैं। अब 10 पेड़ों को तो धूप भी मिल रही है, पानी भी मिल रही है, खाद भी मिल रही है, और 90 पेड़ों को अगर नहीं मिल रही धूप, खाद, पानी, तो उस बाग की प्रोडक्टिविटी कम होगी। और अगर 100 के 100 पेड़ों को मिल जाए तो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। तो हमारे देशों में, जर्मनी में, जापान में फर्क ये है कि वहां पे जाति व्यवस्था नहीं रही। तो जन्म के आधार पे किसी को ये नहीं भी ये पढ़ लिख सकता है, ये नहीं पढ़ लिख सकता, तो सबको आगे बढ़ने का जो भी देश का टैलेंट था वो मौका मिला। या एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने राहुल जी का जिक्र लिया, हमारे इलाहाबाद के सम्मेलन में आए थे राहुल जी, तो उन्होंने कहा कि ये समझ लिया कि ये हवाई जहाज है देश हमारा, और इसमें 10 इंजन लगे हुए हैं। एक इंजन में तो पेट्रोल जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा, तो ये हवाई जहाज कैसे उड़ेगा? और 10 के 10 इंजन में पेट्रोल जाएगा तो ये कैसे लड़ेगा? तो कुछ इस तरह का सपना हमारे बाबा साहब ने, महात्मा फूले ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, महात्मा गांधी ने। वे देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो नए हमारे नौजवान हैं वो भूल जाते हैं इस बात को, कि कांग्रेस पार्टी ने 1931 में कराची में, तब देश एक होता था, कराची में अधिवेशन हुआ और उसमें प्रस्ताव पास किया, जैसे अब रायपुर में प्रस्ताव पास हो रहे हैं या और जगह हो रहे हैं, तो वहां प्रस्ताव पास किया कि भाई जब भी हमारा, 31 मार्च 1931 की बात है, तब कब आजादी मिलेगी ये नहीं पता था, लेकिन तब उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हमारा देश जब भी आजाद होगा सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, कोई भी भाषा बोलते हों। तो जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी और ये सब जिसको कहते हैं कि अब बैठे कि भाई अब देश का संविधान बनना है, तो हमने जो रेजोल्यूशन पास किया था, कराची रेजोल्यूशन, उसके आधार पे संविधान बनना है, तो भाई कोई काबिल आदमी होना चाहिए जो उसको बनाए। तो ढूंढा गया, तो फिर सबको ध्यान आया कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से काबिल कौन हो सकता है, इस दर्द को कौन समझ सकता है उनसे ज्यादा, और उनसे ज्यादा नॉलेजेबल, पढ़ा लिखा, ज्ञानी कौन होगा। तो सबने कहा भी अच्छा, बाबा साहब उस समय अपनी अलग पार्टी बनाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से उनकी अलग पार्टी थी, लेकिन उनसे कहा गया, उनसे अनुरोध किया गया भी आप ये काम लीजिए। उनको नेहरू जी की कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर बनाया गया और ये काम सौंपा गया। और ये आप आज के जमाने में आप देखिए कि अगर कोई पार्टी है तो वो किसी दूसरे पे कितना ही क्यों ना महान व्यक्ति हो, मौका नहीं देती जिस तरह की राजनीति आप होगी। तो ये महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बाबू जगजीवन राम, इनका सबका फैसला था कि ठीक है बाबा साहब की बेशक अलग पार्टी हो, लेकिन काबिल ही है संविधान बनाने के लिए, सबसे काबिल देश के हित में, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो बहुत लोग आजकल कहते हैं कांग्रेस और बाबा साहब के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका भी कांग्रेस ने दिया। अगर नहीं मौका मिलता तो बाबा साहब की प्रतिभा आज जो निखर के आई है, आप और हम जानते हैं, शायद उतनी नहीं निखर के आती जितनी आज निखर के आई है हमारे सामने। तो ये भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो जी अच्छा अनिल जी, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी ने इस चीज को समझ लिया, उन्होंने ये भी समझ लिया कि कांग्रेस ने जो गलतियां की थी उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के जो मूवमेंट था उसको हमने इग्नोर किया, इसी वजह से कांग्रेस का यह हाल हुआ। इसलिए हमेशा उन्होंने संविधान की बात की, जातीय जनगणना की बात की, उन्होंने ओबीसी की बात की। इसका मतलब राहुल गांधी ने वो बात समझ ली कि अगर मनुवाद को रोकना है और दक्षिणपंथी शक्तियों को रोकना है तो उसके लिए जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो समाजवाद के लोग हैं, जो कि सबको बराबर अधिकार की बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। अच्छा अनिल जी, ये भी आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने पीडीए की लड़ाई अच्छी तरह से लड़ी और उसमें सफलता पार्लियामेंट के अंदर मिली, लेकिन उनसे बेहतर स्थिति में बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव थे। माने वहां यादवों की संख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। तो एमवाई समीकरण की जो बात होती है
वो उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति बिहार की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सफलता मिली और बिहार में नहीं मिली, क्योंकि जो एक बाकी अति पिछड़े अति दलित लोग थे उनको पूरी तरह से उन्हें लगा कि ये डोमिनेशन यादवों का बहुत ज्यादा है। अखिलेश यादव ने जो मौर्य हैं, जो शाक्य हैं और बाकी लोगों को पासी हैं, उनको अपने साथ समेटा, तो इस एक अम्ब्रेला बनी, एक ओबीसी की अम्ब्रेला बनी। तो बात कहना एक और बात का पालन करना एक। तो मैं देख रहा हूं जैसे बिहार के अंदर जो आपकी स्ट्रेटेजी है या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, राहुल जी की स्ट्रेटेजी है कि वहां पे उन्होंने जो नए अध्यक्ष बनाए, राजेश राम जी को बनाया, वो पासी समाज से है और वो समाज है जिसको बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पासवान को मिला है लेकिन उनको नहीं मिला है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकियों को नहीं मिला है, एक पर्टिकुलर कास्ट को मिला है। तो राहुल गांधी ने वहां पे ये, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आपने बनाए, चाहे लोगों ने उसमें प्रोटेस्ट किया, लोगों को आदत थी कि उसमें सवर्ण समाज के लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि उनका सवर्ण वोट बैंक उन्हीं का वोट बैंक है, वही उन्हें सॉलिडली सपोर्ट करता है। तो उन्होंने तो अपने अध्यक्ष सारे सवर्ण बनाए, लेकिन कांग्रेस ने इस बार ओबीसी को, दलित को ज्यादा स्थान दिया। वही कर रहे हैं अखिलेश यादव, वही कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के अंदर ये जो उत्तर प्रदेश की पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए जो रणनीति आप कर रहे हो, जिस प्रकार से रोजगार दिलाओ यात्रा आप चला रहे हैं, ये असल में क्या आपका रोड मैप क्या है? राहुल जी का रोड मैप क्या है? किस तरह से इस समाज को 90% जो आज के तारीख में मति भ्रम में है, देखिए मैं इस बात को, दलित समाज तो पूरी तरह से समझ गया है शायद, और इसलिए वो तो अब मनुवादियों के साथ नहीं जा रहा, लेकिन बैकवर्ड समाज जिससे आप भी आते हैं वो अभी भी भ्रमित है, अभी वो समझ नहीं पाया है पूरी तरह से। तो जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अगले 6 महीने जब बिहार का इलेक्शन होगा ये कर पाएंगे, और उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? अखिल जी, देखिए ऐसा है कि एक तो आपने बिहार के बारे में बात की, तो जो बने वो रविदासी समाज से हैं, जिनको आम भाषा में जाटा भी बोल देते हैं, जो बाबू जगजीवन राम जिस समाज से आते थे वो उस समाज से आते हैं, और अच्छी खासी उनकी आबादी भी है, मोर देन 5%, और वो समझिए कि समाज का सबसे कमजोर तबका भी माना जाता है। तो उनको अध्यक्ष बना करके एक मैसेज है कि भी सामाजिक रूप से चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, हमने उसको शीर्ष पे बिठा दिया, पूरे बिहार का अध्यक्ष बना दिया। तो ये अपने आप में एक मैसेज है। इससे क्या होता है कि जो दलित समाज में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उसका स्वाभिमान जगता है, किसी से कम नहीं। और जब वो व्यक्ति बैठता है तो कहीं ना कहीं वो दर्द को शायद बेहतर समझता है, क्योंकि उस दर्द से वो गुजरा हुआ होता है। दूसरा जो चेंजेस जो पार्टी में कांग्रेस में हुए हैं वो ये है कि जिला अध्यक्षों की जो शक्तियां हैं वो काफी बढ़ाई जाए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है, तो उनको बहुत ज्यादा शक्ति दी जाएगी। ये जो इतनी शक्ति शायद कम्युनिस्ट पार्टियों में इससे पहले रही है, या शायद मैं कहूँ शायद बीजेपी में भी जिला अध्यक्ष को शक्ति ज्यादा मिलती है कंपैरेटिवली, कांग्रेस में कम मिलती थी, लेकिन उस गलती को अब सुधारा जा रहा है। और करीब करीब 40 जिला अध्यक्ष हैं बिहार में इस समय। और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो सामाजिक संरचना है, जिस तरह का हमारा समाज है, नए जिलाध्यक्ष बन सकते हैं बहुत जल्दी। और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आपने ईबीसी का जिक्र किया, जो उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, जो आबादी के अनुसार उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, आज शायद कांग्रेस में बिहार में एक ईबीसी जिलाध्यक्ष है 40 में से, और अगर उनको आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 10-12 होने चाहिए। वो आप चेंजेस अखिल जी देखेंगे, क्योंकि देखिए पार्टी के अंदर भी मंथन होता है। राहुल जी से भी कई लोग कहते हैं भाई पॉलिटिकली ये डिसीजन आपका, जो आप सबको न्याय या रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, ये हो सकता है इससे आपको राजनीतिक नुकसान हो जाए। लेकिन राहुल जी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जिसको कहते हैं ना कि नॉट मियरली ए पॉलिटिशियन, वो एक स्टेट्समैन की नजर से देख रहे हैं कि देश बनाना है, हमने चुनाव जीतना, उनका लक्ष्य इतना नहीं है, देश मजबूत बने,
देश समृद्ध बने, प्रबुद्ध भारत बने, जिसका सपना जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रबुद्ध भारत का सपना देखा था, वो बने। और वो तभी बनेगा जब समाज के तमाम जो हमारे जो इंजन है वो सारे के सारे फुल अपनी ताकत से काम करना शुरू कर देंगे, उनको खाद पानी मिले, फलने फूलने का मौका मिले। तो ईबीसी को बहुत ज्यादा अब वहां जो वास्तविकता है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो जो वहां वास्तविकता जो आरजेडी है वो वहां पे मुस्लिम यादव की पार्टी मानी जाती है। और आपने जैसे बताया कि वहां पे यादव की आबादी बहुत है, करीब 15% है। और जब इतनी ब्रूट मेजोरिटी होती है किसी एक कास्ट की, तो वो कई बार जिसको कहते हैं कि ज्यादा असर्ट करते हैं अपने आप को, और उसके व्यवहार से उसके कुछ चंद एक दो करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन 2 लोग अगर गलत व्यवहार रूट कर जाते हैं तो पूरा वो समाज जो है बदनाम हो जाता है। आप हरियाणा में देखते हो, हरियाणा में तो जो एक जाति है, मैं तो खुली बोलता हूँ, जैसे जाट समाज है, 25 से लेकर के 28% तक उनकी आबादी है। तो वही चीज है। तो उसका कारण ये है कि आरजेडी से ये ईबीसी जो होते हैं, ये कम संख्या में गांवों में रहते हैं, तो ये आरजेडी से थोड़ा जुड़ने में इनको दिक्कत आती है। ये प्रैक्टिकल असलियत है। मैं नहीं कहता कि आरजेडी में कोई कमी है या वो है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल कारण है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। तो कांग्रेस से पिछले हमने 18 जनवरी को प्रोग्राम किया, मैं बताता हूं आपको, पहला बिहार का संविधान सम्मेलन, और उसके बाद 2 महीने बीते, आप एक जो ना एक प्रोसेस ट्रिगर हो गया 18 जनवरी के बाद। आप देखें उसके बाद पिछले 2 महीने में कितने चेंजेस आए हैं, शायद पिछले 10 साल में भी इतने चेंजेस नहीं आए होंगे पार्टी में। आप देखिए, प्रभारी बदल गए, अध्यक्ष बदल गए, कितने दौरे हो रहे हैं। राहुल जी, कल शाम को राहुल जी की मीटिंग हुई है बिहार के बड़े लीडरों के साथ, जमीन पे काम हो रहा है, गांव के स्तर पे कन्हैया की यात्रा निकल रही है, और भी कई प्रोग्राम जो है वो पाइपलाइन में हैं। तो समाज के हर व्यक्ति को न्याय मिले, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं तो ये कहता हूं कि सपोज कीजिए, सपोज हम चलिए बिहार का एक जिला ले लेते हैं, खगड़िया। खगड़िया के किसी जिले के किसी दूर दराज गांव में हमारी एक बच्ची जन्म लेती है, बेटी हमारी। वो हो सकता है दलित के घर में जन्म ले, हो सकता है ब्राह्मण के घर में जन्म ले चलिए। उसका बाप जो है वो गरीब है, खेत पे मजदूरी करता है, लेकिन उस बच्ची में बड़ा टैलेंट है। वो विश्व की टॉप क्लास न्यूरोसर्जन भी बन सकती है, या और किसी साइंटिस्ट बन सकती है, लेकिन क्या वो बन पाएगी? खगड़िया जिले के एक दूर दराज गांव में एक दलित की बेटी जिसका बाप मजदूरी करता है, या सवर्ण की बेटी क्यों ना हो, वो क्या वहां जो उसका टैलेंट, अगर वो नहीं बन पा रही तो ये किसका नुकसान है? वो सिर्फ उस बेटी का नुकसान नहीं है, वो देश का भी नुकसान है कि देश को एक अच्छा न्यूरो सर्जन और साइंटिस्ट मिल सकता था, नहीं मिला। तो ऐसा समाज बनाने का सपना राहुल जी देख रहे हैं, जिसमें सामाजिक गतिशीलता, कि आप चाहे कितने भी गरीब घर में पैदा हुए हो, कितनी भी आप सामाजिक स्तर पे नीचे कहलाने वाली तथाकथित जो जाति पे ही पैदा हुए हो, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो आपको टॉप क्लास जैसा टैलेंट है वहां तक, उस ऊंचाई तक पहुंचने का मौका मिले। ये सोशल मोबिलिटी होती है। और अभी सर्वे हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, करीब 82 देशों में सर्वे हुआ कि सोशल मोबिलिटी क्या है। तो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में सोशल मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, और भारत का उसमें नंबर था 76वां। अगर हमारे देश में सोशल मोबिलिटी कम है, चाहे वो आर्थिक न्याय नहीं हो रहा है, चाहे सामाजिक न्याय नहीं हो रहा, तो उससे देश को कितना नुकसान हो रहा है, कितना टैलेंट जो है हमारा वो वेस्ट गटर में जा रहा है। अच्छा अनिल जी, एक चीज में इसी में जो बात आपने कही उसी से मुझे प्रेरणा मिल रही है एक प्रश्न पूछने का। देखिए, बाबा साहब ये कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बनेगा। इसका माने बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये बाबा साहब उस समय समझ गए थे, आज से 70 साल पहले। मेरा प्रश्न यह है कि आज के तारीख में शिक्षा का जिस प्रकार से व्यवसायीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, और इतनी महंगी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं। मोदी जी ने तो 10 साल में बहुत कुछ कर दिया है।
अभी 4 साल बचे हैं और क्या क्या करेंगे आप देखते जाइएगा। तो अगर सरकारी स्कूल इस तरह से बंद हो जाएंगे, हम लोग देखिए, मुझे अगर शिक्षा मिली है, मेरे पिताजी केवल प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग पढ़ इसलिए पाए कि मुफ्त शिक्षा थी, ना होता तो हम लोग पढ़ ना पाते। लेकिन जिस प्रकार से ये व्यवसायीकरण और निजीकरण हो रहा है और सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, तो रिजर्वेशन तो तभी मिलेगा जब सरकारी नौकरी होगी, निजी नौकरी में तो वो होगा नहीं। तो ये जो जिस समाज को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अगर शिक्षा इस प्रकार से पूरा बजट कम हो जाएगा और सब कुछ निजीकरण में चला जाएगा, तो आपका जो सपना है या राहुल गांधी का जो सपना है, जो शिक्षा पहुंचाना और बाबा साहब का था शेरनी का दूध, तो शेरनी का दूध वो समाज पिएगा कैसे जब पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। ये सबसे जो ये नई शिक्षा नीति और जो निजीकरण शिक्षा का हो गया है, देखिए आपने जैसे अपना जिक्र किया, मैं अपना उदाहरण देखता हूँ। सरकारी स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें तो वो टेंट का ही स्कूल था, उसमें तो पक्की बिल्डिंग, मेरा भी वैसे ही था, मेरा भी टाट पट्टी में पढ़ के था। 2-4 कमरे थे पक्के, वो पक्के भी ऐसे थे कि उसमें वो सीमेंटेड छत होती थी, सीमेंट की चद्दर होती थी जो उस जमाने में, जबकि वो तो आजकल एस्बेस्टोस बल्कि बैन हो गया है, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर हो जाता है, उसके जो कण अगर आपके सांस में चले जाएं। तो अब तो उस स्कूल में पढ़े हैं, तो जब हमने साइंस ले ली तो ये कहा भी इनका 11वीं का एग्जाम क्योंकि बोर्ड का है और साइंस के स्टूडेंट है, तो हमें वो एस्बेस्टोस वाली चद्दर वाले क्लासरूम मिला 11th क्लास में। लेकिन फीस ना के बराबर थी नहीं असल में, तो नहीं थी। और फिर मेडिकल कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ दिल्ली के, तो मेरी फीस थी 20 रुपए महीना, 15 रुपए ट्यूशन फी, 5 रुपए जो लेबोरेटरी फीस तो 20 रुपए में पढ़े। ये सब इसके लिए सब नेहरू जी जिम्मेवार हैं। उसके बाद हमारे बच्चे भी जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, तो वो भी 360 रुपए साल की फीस, ठीक है। तो मेरी बेटी जैसे लेडी हार्डिंग में दिल्ली में पढ़ी। लेकिन अब जो निजी मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं उसमें आपके एमबीबीएस करोड़ों रुपए की फीस देनी पड़ती है। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। और तो और उस चीज को भी छोड़िए, अब जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है दिल्ली में, जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इनकी फीस भी यह है कि अगर खर्चे लगाए जाए तो 4 साल में करीब 25 लाख रुपए चाहिए आपको फीस, और ये जो भी कॉपी किताब के लिए। तो 25 लाख रुपए जो आदमी 15,000 रुपए 10,000 रुपए महीना कमाता है और उसके 2 बच्चे हैं, वो 50 लाख कहाँ से लेकर के आएगा। तो ये हो गया। अब इसमें भाई या तो पुराना नेहरू जी वाला व्यवस्था लागू कीजिए, सरकारी स्तर पे आप शिक्षा दीजिए सबको, नहीं भी दे सकते तो उसका एक ही हो सकता है कि कम से कम वो बच्चे जो गरीब हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको आप एजुकेशन लोन दीजिए 4% पे ब्याज पे। और होता ये है कि जब भी कोई एजुकेशन लोन लेने जाता है बैंकों में, वैसे तो एजुकेशन लोन लिखा हुआ है थ्योरेटिकली, तो वो उससे पूछते भी आपके पास क्या जायदाद है, आप ये लोन ले रहे हो, क्या आप इसके क्या गिरवी रखोगे इसके अगेंस्ट, तो वो हो नहीं पा रहा है। और उससे बहुत बड़ा जिसको कहते हैं देश को नुकसान हो रहा है। जो टैलेंट निकल के आना चाहिए था, वो टैलेंट जो है वो नहीं निकल के आ पा रहा, और उसका नुकसान देश को होगा अल्टीमेटली, उस व्यक्ति को तो होगा ही होगा, उस समाज को भी होगा जिस समाज के लोग ज्यादा गरीब है, लेकिन देश को नुकसान कितना हो रहा है। अच्छा अनिल जी, इसी में मुझे एक बात मैंने पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया एजुकेशनल लोन। देखिए अनिल जी, आजकल एजुकेशन लोन में भी डिफॉल्ट शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज की यह हालत कर दी गई है। सारा तवज्जो इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं है। जो पंडित नेहरू कहा करते थे कि हमारे मंदिर अब जो है वो इंडस्ट्रीज होंगी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो अगर आपने एजुकेशनल लोन दे दिया और इंडस्ट्रीज बंद कर दी, तो अब हर चीज इंपोर्ट करने लगे चीन से आपका इंपोर्ट डबल हो गया, एक्सपोर्ट 15% बढ़ा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो अगर आप एजुकेशनल लोन दे भी देंगे तो वो वापस कैसे करेगा। जब तक आप रोजगार सृजन नहीं करेंगे, तो मानी बात है कि अगर धर्म के मुद्दों को लोगों को ले जाएंगे, लोगों को औरंगजेब की कब्र खोदने पे लगा देंगे, मजार खोदने पे लगा देंगे,
दलितों को पीटने में लगा देंगे, आदिवासियों को चेहरे पे पेशाब करने में लगा देंगे, तो जो आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कैसे होगी? तो जो एजुकेशन लोन की आपने बात की, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो आर्थिक स्थिति है, अर्थशास्त्र भी मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति हो गई है उसमें एजुकेशनल लोन ऐसे जगह दे दें आप उन लोगों को। मानी बात है, आज आईटी मुंबई के स्टूडेंट 30% नौकरी नहीं मिल रही, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को क्या नौकरी मिलेगी? तो एजुकेशन लोन में डिफॉल्ट, गोल्ड लोन में डिफॉल्ट, होम लोन में डिफॉल्ट, बढ़ते चले जा रहे हैं। एनपीए बड़े लोगों के माफ कर रहे हैं, छोटे लोगों के माफ नहीं कर रहे। तो ये जो एक प्रकार का पूंजीवाद आ गया। अच्छा, उससे जो रिजर्वेशन है जिसके बारे में आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, भाई अगर सरकारी नौकरी लीक करके पेपर उसमें सरकारी नौकरी बच्चों को नहीं देंगे आप और हर चीज निजीकरण कर देंगे, तो रिजर्वेशन तो ऑलरेडी आपने खत्म कर दिया, वो रिजर्वेशन की बात ही करना बेकार है। तो इसके बारे में, क्योंकि मैं इस बारे में चिंतित हूं, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा, अच्छा हर चीज का निजीकरण हो रहा है, तो उससे क्या है कि केवल एक समाज जिसके लोग मालिक हैं वो उसको तो नौकरी देंगे, दूसरे समाज को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका निदान क्या है? प्रोफेसर साहब देखिए, ये बड़ा गहरा आपने तो इकोनॉमिक्स का प्रश्न मेरे से पूछ लिया और इकोनॉमिक्स के ज्ञाता तो आप हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था को, हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, उसको प्रमोट नहीं किया गया, और खास तौर पर पिछले 10-11 सालों में। हमारे साल में या हमारे देश में जितने भी ये जो बिजनेसमैन हैं वो ट्रेडर है बेसिकली। मैं जानता हूँ अपने कई, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, उनके 2 बेटे हैं, तो एक शंघाई में बैठा है परमानेंट, वो वहां से माल भेजता रहता है कंटेनर्स में, और यहाँ पे ये बेचते रहते हैं। और भाई होता तो मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट, और स्पेशली जब से ये जीएसटी लगी है और ये जो क्या कहते हैं ये नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश की पूरी बैठ गई। आप देखिए ना, एक समय में था कि हम कहते यार बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में बहुत आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में गरीबी थी और वहां का आदमी यहाँ मतलब आता था तो थोड़ा खा कमा लेता था। लेकिन अब आप सुनते हैं कि बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ रहे हैं? नहीं सुनते। कारण ये है कि बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल गया इंडिया से। उनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया उनके इंडिया से, पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। तो अब कहीं वो स्थिति ना हो जाए कि इंडिया वाले घुसपैठ करना शुरू कर दे बांग्लादेश में, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग देश में प्रमोट करने वाले राहुल जी इस चीज को लेकर बहुत सजग है, और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि जब तक स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है ना भाई, अब अदानी दुनिया के सबसे अमीर हो गए वो अदानी साहब, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने शायद मुश्किल से 2-3 हजार लोगों को नौकरी दे रखी है। तो ऐसे पैसे का फायदा क्या? और आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए, लेकिन पैसा सिर्फ गया आपका कोई 25 पूंजीपतियों के पास, और बाकी 80 करोड़ लोग तो रोटी नहीं मिल रही है बेचारे, 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हो गए। तो ये इकोनॉमी नहीं होती, जो मैं समझता हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिस्ट भी यही बात करते हैं जो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री को प्रमोट करते तो वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट नहीं होगा अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अब वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में निकाला भी था कि भाई इतना पैसा जो है लोगों को दिया जाएगा, उससे उनकी परचेज पावर बढ़ेगी, वो खरीदेंगे तो फिर फैक्ट्रियां भी चलेंगी, क्योंकि उनकी डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी, फिर पूरी करनी है। और एक जो जैसे हमारी रुकी हुई इकोनॉमी जो है, वो कहता ना एक बार धक्का स्टार्ट हो जाएगी, जैसे गाड़ी का कई बार बैटरी बैठ जाती है तो धक्का लगा करके उसको एक बार स्टार्ट कर दे, फिर तो बैटरी भी चार्ज हो जाती है। एक चीज मुझे, ये आखिरी प्रश्न पूछता हूं आपसे, मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए ये सब कुछ तब हो पाएगा जब आप सत्ता में आएंगे जी। जो हो रहा है, अब चाहे वो धन बल के आधार पे हो रहा हो, गुंडागर्दी से हो रहा हो, एडमिनिस्ट्रेशन के उपयोग से हो रहा हो, चुनाव आयोग के माध्यम से हो रहा हो, नाम कटवाने जोड़ने के माध्यम से हो रहा हो, मुसलमानों को दलितों को वोट न देकर हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। अब आप शिकायत करते नहीं, लेकिन हो रहा है। और अगर ये बिहार में भी हो गया, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार हम लोगों से ज्यादा परिपक्व है, राजनीतिक रूप में बिहार सबसे ज्यादा मैच्योर्ड है, लेकिन
जिस प्रकार से हरियाणा में, महाराष्ट्र के अंदर लग रहा था कांग्रेस की हवा है, महाविकास आघाड़ी के अंदर, और जीता कौन? महायुति जीती और बीजेपी जीती। तो ये सब जो आप कह रहे हैं, और ये राहुल जी भी कोशिश करें, अल्टीमेटली यू हैव टू विन इलेक्शन। और इतने दैत्य आपके सामने खड़े हैं जो आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं। मतलब केवल नीतियां, ठीक है, आप पहुंच रहे हैं, उन समाजों के बाद पहुंच रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन चुनाव आयोग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, फिर वो इंस्पेक्टर बंदूक तान के मुस्लिम मोहल्लों में कहेगा वोट देने नहीं जाओगे, दहशत फैल जाएगी, लोग वोट देने नहीं जाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा, या आपका नाम 3 किलोमीटर दूर के पोलिंग स्टेशन में भेज दिया जाएगा, जिसका उन्हें अधिकार नहीं है। घर में जाके 70 साल के ऊपर वालों से वोट डलवाया जाएगा, वोट उन्हीं को डलवाया जाएगा जिसको वो चाहते हैं। मतलब लेकिन इसके लिए कैसे, आपके पास क्या निदान है? क्योंकि यू आर फाइटिंग अलोन, केवल जनता आपके साथ है, जनता के अलावा आपके साथ कोई नहीं है। नहीं, जनता, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कम्युनिकेशन। पॉलिटिक्स में ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने नेकी कर कुएं में डाल। राजनीति ये नहीं कहती। राजनीति ये कहती है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हो और आप जनता का भला कर सकते हो तो जनता को आप इस बात को पहुंचाओ भी कि भाई ये है असलियत। अदरवाइज जैसे पाकिस्तान में होता है, धर्म खतरे में है। पाकिस्तान में लोगों को सालों साल इसी बात पे पाकिस्तान की नींव भी पड़ी कि धर्म खतरे में। अब भारत में भी धर्म खतरे में, तो धर्म खतरे में है तो फिर वो पाकिस्तान वाले रास्ते पे चल रहे हो आप। और हर कोई, ये जो गोदी मीडिया है ये भी कहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया। तो भाई साहब, आप भी बर्बादी वाले उसी रास्ते पे चल चुके हो, जिस रास्ते पे चल के पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ है। धर्म खतरे में, जुनूनी बन गए, आतंकवादी वहां पे हो गए और इस तरह के। तो यही लोगों को यहाँ भी अब किया जा रहा है। तो जब तक लोग इस चीज को समझेंगे नहीं, इस अफीम के नशे से निकलेंगे नहीं। जब अफीम के नशे में आदमी होता है तो उस आदमी को अपने परिवार के प्रति जो उसकी जिम्मेवारियां, उसका बेटा की पढ़ाई नहीं हो पा रही, उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, नहीं ध्यान देता वो, जो नशेड़ी आदमी हो जाता है। तो एक तरह से ये धर्म का नशेड़ी बनाया जा रहा है। तो ये चीज देखो, कांग्रेस पार्टी है जो भी इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, उनको ये करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट बनाने की, परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको बीजेपी के साथ ही रहना होगा, बीजेपी ही हिंदू पार्टी है। अगर आप बीजेपी का विरोध करते हो, आप हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हो, आप राम जी का विरोध कर रहे हो। तो ये जो एब्सर्डिटी जिसको कहते हैं हमारे देश में चल रही है। और लेकिन मैं ये भी कहूंगा अखिल जी के इन सब चीज के बावजूद भी कितने परसेंट लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस को या इनको वोट देते हैं। लास्ट टाइम शायद 37% थे, उससे भी कम ही थे, मेरे को आंकड़ा याद नहीं। तो लेकिन अपने लोगों को जगाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की। प्रचार के मामले में कांग्रेस बहुत कमजोर है और इसको बहुत 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 ज्यादा अपने आप को प्रचार के माध्यम पे चेंज करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, जो आपकी नीतियां हैं वो कैसे उन लोगों के परिवार को, कैसे देश के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, ये बात लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल अनिल जी, बहुत सही बात आपने की। क्योंकि देखिए, जो सपना हम लोग देख रहे हैं, अच्छा ये भी बात बिल्कुल सही है अनिल जी, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, अखिलेश भी हिंदू हैं, लालू यादव भी हिंदू हैं, कन्हैया भी हिंदू हैं, कमल कामरा भी जो कामरा है वो भी हिंदू है। देखिए, हिंदू भी दो प्रकार के हैं, एक अच्छे हिंदू हैं और एक ढोंगी हिंदू हैं। तो हम लोग अच्छे हिंदू, हम अच्छे हिंदू चाहते हैं कि अच्छे मुसलमान, अच्छे सिख, अच्छे ईसाई सब मिलजुल के काम करें। दलित भी हिंदू हैं, आदिवासी भी हिंदू हैं, स्टालिन को जो वहां पेरियार को मानने वाले हैं वो भी हिंदू हैं, अम्बेडकराइट्स भी हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं वो भी हिंदू हैं। तो हिंदू तो देखिए है बहुत एक वाइड वर्ड है, लेकिन अच्छा हिंदू वो है जो स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व को मानता है, और खराब हिंदू वो है जो कि घृणा पे पलता है, जो झूठ फैलाता है। जो लेकिन चलिए, अब एक एलन मस्क की एक कंपनी आ गई है, वो काफी उसका पर्दाफाश कर रही है। लेकिन अनिल जी, बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञान मिला। अब मुझे आशा है, देखिए, जनता और दर्शक श्रोता भी इसको पसंद करें, क्योंकि मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हैं कि देश मजबूत हो। असली में हमारी कोई भी आइडियोलॉजी हो, हम लोग ना लिब्रांडो हैं, ना हम कांग्रेसी हैं, ना हम वामपंथी हैं, हम केवल एक देशभक्त हैं जो कि समझ रहे हैं कि जिस दिशा में देश जा रहा है वो गलत दिशा है, इसको हमें रोकना हमारा कर्तव्य है।
तो आनंद आया मुझे। अब देखते हैं बाकी कैसे लोगों को आनंद आता है कि नहीं आता है, वो पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, मुझे बहुत आनंद आया। जय संविधान, जय हिंद। जय संविधान, जय हिंद।